होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स कंपल्सरी, एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इसे समझ में आ गया होगा। ध्यान से सीखेंगे तो फायदा है, नहीं सीखेंगे तो और फायदा है, सीखने का टेंशन नहीं रहेगा। सबसे पहले कैसे पता चलेगा अपना होल्डिंग कंपनी का सम्स है, पहले वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। कैसे पता चलेगा अपना होल्डिंग कंपनी का सम्स है, ठीक। होल्डिंग कंपनी का सम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्ती सबका बहुत गहरा होता है, ये देखिए। नहीं, एक दिन दोस्ती जब टूटेगा तब समझ में आएगा। देते हुए चल जाना भाई, ना फेंकेंगे नहीं, फिर पांडे जी को लग जाएगा। हाँ, अरे काम का बात, शेयर कैपिटल 1,50,000 ऑफ ₹10। कंपनी का नाम दे रहे हैं H और S। आइए अब समझिए आपको कैसे पता चलेगा होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी में सबसे बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मिनिमम होल्डिंग उसका 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, माने 50% से ऊपर हुआ तो होल्डिंग होगा, अब 50% से बिलो हुआ तो होल्डिंग कंपनी नहीं होगा। 50% हुआ तो होल्डिंग होगा, 50% से कम हुआ तो होल्डिंग। हाँ, तो आपने क्या बात की है, होल्डिंग कंपनी कैसे पता चलेगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मिनिमम होल्डिंग उसका अगर मोर देन 50% हो गया तो एक कंपनी क्या कहलाएगा, होल्डिंग, और दूसरा कंपनी क्या कहलाएगा, सब्सिडी कंपनी। एक कंपनी कहलाएगा होल्डिंग और दूसरा कंपनी क्या कहलाएगा, सब्सिडी कंपनी। H का मतलब होल्डिंग, S का मतलब सब्सिडी, इसे H और S नाम दिए। समझिए, इन्वेस्टमेंट इन S लिमिटेड, H का होल्डिंग है S में, कितना शेयर्स का, इसका शेयर्स कितना ऑफ विच 10 ईच बोले हैं, तो होल्डिंग का छोड़ो, सब्सिडी कितना शेयर है टोटल, 5 या में 4 शेयर इसका है, 5 या में 4 शेयर इसका है। तो 4,000 बाई 5,000 इंटू 100 करते हैं तो अपना कितना परसेंट आ रहा है, 80%। तो मोर देन 50% हुआ तो 50% से ऊपर हो गया तो एक कंपनी क्या कहलाएगा आपका, होल्डिंग, और दूसरा कंपनी जो है, ठीक है, वो सब्सिडी। अब सुनो, इस 5,000 में 4,000 शेयर तो एक कंपनी ले रखा है, बाकी 1,000 शेयर्स कौन ले रखा होगा, रिमेनिंग शेयर होल्डर। उसमें बहुत जन हो सकता है, किसी 5 शेयर, किसी 10 शेयर, किसी कुछ शेयर हो, उन लोग को बोला गया है होल्डिंग कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोला गया टर्म, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ आया टर्म का मतलब, इसमें बोला गया आपको रिमेनिंग को क्या बोला गया है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो दो चीज क्लियर हो गया, एक होल्डिंग कंपनी क्या होता है, नेक्स्ट सब्सिडी कंपनी कौन हुआ, और तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तीनों टर्म क्लियर है तो आगे बढ़े। अब इसमें कुछ एक स्टेप्स है जिससे अपना अकाउंट्स स्टार्ट होता है। और हाँ, होल्डिंग कंपनी आपको बता दे रहे हैं, दो मेथड है, एक होता है कंट्रोल चार्ट्स, एक होता है बाय प्रिपेयरिंग लेजर। ठीक है, आप जितना बुक उठा के देखोगे सब में आपको दिखेगा कंट्रोल चार्ट हम बता दे रहे हैं। प्रिपेयरिंग लेजर ये बहुत कम बुक है और वो बुक अब मार्केट में पब्लिश होना बंद हो गया, बता दे रहे हैं। तो अपने जो लेजर बना के कर रहे हैं तो इस लेजर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे बाकी चैप्टर में ये बात नहीं बोले कि बाकी चैप्टर में जो आपको हम एंट्री बता रहे हैं वो एंट्री आपको बुक में मिल जाता, बट इस चैप्टर में जो एंट्री हम बता रहे हैं वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। चाहे आप हनीफ उठा के देख लीजिए या अमिताभ बासु उठा के देख लीजिएगा या और फलाना फलाना जितना राइटर आपको बुक मिले उठा के देखते जाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, स्टेप्स हम लिख दें या वर्बली है डिक्टेट कर दें, लिख दें, यही हमको मिला था। स्टेप 1, स्टेप 1, प्रिपेयर, या पहले उसके पहले आपने सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DOC। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। समझ आया मतलब,
कौन कंपनी का किस में कितना होल्डिंग है, किस कंपनी का किस में होल्डिंग है। तो एक तो हो गया एच का होल्डिंग, एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का जब डीओसी निकालना होगा तो देखो आप इसी चीज को यूज करेंगे। यहाँ क्या लिखे दिया था 4000 क्या था ये, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड या होल्ड बाय एच लिमिटेड। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। होल्डिंग का नहीं लेना है, किसका लेना है, एस लिमिटेड का। देखिए अभी भी वही किए हम, किसका शेयर से डिवाइड किया, इसका होल्डिंग का शेयर से नहीं। और एम आई आपका हो जाएगा, जितना परसेंट यहाँ पर आएगा उसको यहाँ माइनस कर देंगे, 100 माइनस एच लिमिटेड, 100 माइनस, तो जितना होल्डिंग कर रहा है होल्ड, बाकी कौन कर रहा होगा, एम आई, वो कर सकते हैं। या रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ किसका, एस का। किसका लेंगे, एस का। क्यों एस का 5000 है, उसमें 4000 वो ले रखा है, तो रिमेनिंग शेयर्स कितना होगा 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ये अपना हुआ इसका, ये आया डिग्री ऑफ कंट्रोल। स्टेप 2 में अपने आएंगे ओपन या प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंट कॉमा माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट कॉमा एच पी एल एच रिजर्व एस पी एल एस एस पी एल और एस रिजर्व अकाउंट। ये अकाउंट अपने मिनिमम ओपन करेंगे। है क्या लिखे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम शॉर्ट में COA बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में MI बोलेंगे, बाकी तो शॉर्ट फॉर्म ही ऑलरेडी। ठीक, ये अपना हुआ, इतना अकाउंट अपने ओपन करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद अपने को जो आगे करना है मैं उसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग तब तक देख लीजिए। आइए स्टेप 3, ये आपको हम लेजर इसलिए बनाए, लेजर में पोस्टिंग साथ साथ आपको हम दिखाते चलेंगे साइमल्टेनियसली, जिससे लेजर में पोस्टिंग आपको क्लियर होते चलेगा। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप, अब ओपन लेजर तक याद है तो ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड टू COA अकाउंट। समझिएगा इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं। आपके पास याद है अभी अपने बैलेंस शीट बनाए थे, उसमें क्या लिखे थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिख रखे थे। वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कौन सी कंपनी में था, होल्डिंग कंपनी में था। किसमें था, होल्डिंग, माने होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट था। अब वो इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नेचर आपका डेबिट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नेचर आपका क्या होगा, डेबिट। उसको ट्रांसफर करना है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ट्रांसफर किसमें करना है, तो COA क्या होगा, डेबिट। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स में है तो उसका नेचर क्या है, डेबिट। उसको ट्रांसफर करने बोले तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और जिसमें ट्रांसफर करना उसको, तो COA अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ये हुआ। तकलीफ, COA अकाउंट अपने पास है, वहां क्या लिख देंगे, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, पहला एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर करने के बाद डिवाइड द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड
इन डीओसी, इन डीओसी में डिवाइड कर देंगे। किसका? शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड को। तो सुनिएगा, उस शेयर कैपिटल का जो है उसमें देखा है तो एक तो होल्डिंग कंपनी है, दूसरा कौन है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। उसको क्या करेंगे? तो एंट्री हो गया शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। ये ऑफ एस लिमिटेड जो लिख रहे हैं अपने क्लैरिफिकेशन के लिए याद रहे, सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेंगे तो मन में डाउट उठेगा होल्डिंग का लेना है या सब्सिडी का लेना है, इसलिए अपने मेंशन करें किसका लेना है? एस का। अब ये जो ट्रांसफर होगा किसमें किसमें होगा? होल्डिंग और एमआई। एमआई का अकाउंट तो है एमआई के नाम से, बट होल्डिंग का जो अकाउंट है किस नाम से? नोटिस करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम से। किस नाम से है? उसमें तो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किए हैं, दिख रहा है। तो माने अब में अपने क्या किए? इन्वेस्टमेंट का नाम चेंज करके सीओए कर दिए। क्या नाम कर दिए? सीओए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सीओए और 2 एमआई। डीओसी में बटेगा। किसमें बटेगा? डीओसी। फिर से रिपीट करें, शेयर कैपिटल नेचर क्या होता है? क्रेडिट। उसको ट्रांसफर करना, उसको क्या करेंगे? डेबिट। वो डेबिट हो गया, किसमें इसमें ट्रांसफर करना है? होल्डिंग और एमआई में। तो होल्डिंग आपका कौन सा अकाउंट है? सीओए के नाम से है और एमआई तो एमआई के नाम से है। यहाँ पर सुनिए, सीओए क्या हुआ है? तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, और इसमें बाय शेयर कैपिटल ऑफ अपने शेयर कैपिटल बांट दिए। स्टेप 5। अब अपने क्या करेंगे? नोट डाउन द बैलेंस इन HPL, H रिजर्व, SPL और सॉरी कॉमा S रिजर्व। यहाँ पर हम HPL और H दोनों कंबाइंड कर दिए। क्यों कंबाइंड किए? एग्जाम में आपका दोनों का अलग अलग ही रहेगा, ठीक है, अपने नीचे अलग अलग ही खोलना है, बट दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। दोनों का ट्रीटमेंट इसलिए अपने कंबाइंड करके यहाँ पर ओपन कर लिए, बट एग्जाम में अपने को क्या करना रहेगा? दोनों को एक साथ ही करना रहेगा। हाँ, आपने क्या करेंगे? सुनिए, बैलेंस शीट में आपका सबका बैलेंस दिया रहेगा। किस ऐसा बैलेंस दिया रहेगा? रिजर्व का भी देगा, पीएल का बैलेंस भी देगा, सब रिजर्व और बैलेंस जो भी दिया रहेगा सबको अपने नोट डाउन कर लेंगे। इसके अंदर में उसके नेचर में इनका बैलेंस का नेचर क्या होगा वो सब में आपका बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया मतलब कौन सा नेचर है? क्रेडिट। अगर एसेट साइड में दिया तो उसका नेचर क्या है? डेबिट। जनरल रिजर्व का तो हमेशा ही आपका क्रेडिट ही रहेगा, फिर लायबिलिटी साइड में रहेगा। पीएल का हो सकता है डेबिट रहे, तो पीएल का डेबिट में मतलब लॉस। तो अपने मालूम है ना, एंटिसिपेटेड अप्रोच है तो अपने क्या मानते हैं? प्रॉफिट होगा, उस बोल के हम क्रेडिट साइड में लिख के चल रहे हैं। क्योंकि कभी भी अपने कोई बिजनेस चालू करते हैं तो लॉस समझ के चालू, तो बाय बैलेंस बीडी इसमें और बाय बैलेंस बीडी समझाए। तो बैलेंस कहाँ से लेंगे? बैलेंस शीट से अपने बैलेंस नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन द बैलेंस इन पीएल, ठीक है, रिजर्व, SPL, S रिजर्व, सब में बैलेंस नोट डाउन हो गया। स्टेप 6, बैलेंस नोट डाउन होने के बाद अब प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सुनिएगा, और एक सेंटेंस आप लोग लिख भी लीजिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वाला आपको हेडिंग हम कैश फ्लो या फंड फ्लो में भी लिखवाए होंगे, अगर दिमाग पर शायद जोड़ डाले जिसको याद हो तो। अरे वही तो कैश फ्लो, फंड फ्लो लिखा तो कैश फ्लो में लिखवा देता, दोनों तो इंटररिलेटेड है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे ज़्यादा धीरे नहीं बोल पाएंगे, क्यों? हाँ, हो गया। अरे स्पेलिंग नहीं आता तो कोई शर्म नहीं, कोई कॉपी तुम्हारा चेक नहीं होगा, जो भी स्पेलिंग लिखा लिख ले, मीनिंग तुम समझ जाना कि इसका मतलब ये आ रहा है। हाँ हाँ, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने आ गए इस स्टेप में। अब आपका जो पीएल और रिजर्व में ना,
कुछ प्री रहेगा, कुछ पोस्ट रहेगा। कौन सा प्री रहेगा, कौन सा पोस्ट रहेगा, वो सम्स करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। मगर उसमें कुछ प्री रहेगा और कुछ पोस्ट रहेगा। प्री का आपने क्या एंट्री करेंगे, पोस्ट का वो आपको एंट्री लिखवा दे रहे हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री और पोस्ट का जो भी झमेला रहेगा वो एस में रहेगा। किसका रहेगा, एस का। तो सुनिएगा, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। उसको क्या करेंगे, तो एस पी एल या एस रिजर्व। टू, अभी आपको बोले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करेगा, लिखा है तो इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट कौन से अकाउंट में, सीओ में, वो भी देखो डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कौन से अकाउंट में, सीओ में, वो भी कौन सा साइड में, डेबिट साइड में। उसका कॉस्ट हमको रिड्यूस करना है तो उसको किस साइड में डालना पड़ेगा, क्रेडिट में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आप शेयर परचेज किया आज ही, ठीक है, और आपको परचेज करके पता चला कंपनी लास्ट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो तुम्हारे पास जब लास्ट ईयर में वो शेयर था, सुनिए ध्यान से मेरे, फॉर एग्जांपल आप 2017 में शेयर परचेज किए, मान लो 1000 शेयर परचेज कर लिया, ठीक, और कंपनी आपको 2016 का डिविडेंड अचानक से डिक्लेयर कर दिया आज, ठीक, तो 2016 का डिविडेंड दे रहा है ना, तो 2016 में शेयर था आपके पास, शेयर कब आया, 2017 में। आप मानो खरीदे थे एक शेयर को 80 रुपया करके, एक शेयर को 80 में खरीदे थे, हमको कंपनी 10 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया, आज ही दे दिया तो मेरे पास कॉस्ट कितना, 70 हो गया ना, क्योंकि मेरे पास वो उस वक्त शेयर नहीं था। तो इसीलिए अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब भी एक्विजिशन से पहले का कोई प्रॉफिट हमको मिल जाता है तो उससे मेरा कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस इसीलिए करते हैं कि उस वक्त हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखे थे। विदाउट इन्वेस्टिंग हमको उस चीज का गेन हो रहा है, विदाउट इन्वेस्टिंग। बट हमको 2018 का डिविडेंड मिलेगा ना, वो प्री नहीं होगा। 2018 में जो डिविडेंड 2017 में मिलेगा, 2017 में बस शेयर था, वो प्री होगा, वो मेरा पोस्ट होगा। वो क्या होगा, मेरा प्री कब होता है, उस वक्त मेरे पास शेयर नहीं था, फिर भी हमको शेयर का डिविडेंड मिल रहा है, वो मेरा क्या हो गया, प्री। और मेरे पास उस साल शेयर है, उसका हमको मिल रहा है, तो मेरा क्या हुआ, पोस्ट। सही में आ गया। प्री पोस्ट का मतलब, प्री मतलब खरीदने से पहले, पोस्ट मतलब खरीदने के बाद। उसमें ये अपने को देखना रहेगा, ठीक, समझ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस दिमाग में इस चीज को ध्यान रखना कि आपको उस चीज का मिला तो आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो आपका कॉस्ट का यहाँ पर है, रिड्यूस करना तो हमको किस साइड एंट्री करना पड़ेगा। ऐसे समझ, हम 80 रुपये में सामान खरीदे थे, 10 रुपये डिविडेंड दे दिया, हम 10 रुपये की एंट्री यहीं डालें, किस साइड डालेंगे, क्लियर। तो हमको क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा। आइए, तो इसलिए हम सीईओ को क्या किए, क्रेडिट किए। और बाकी जैसे कि ये प्रॉफिट पर, ये तो 100% कंपनी का प्रॉफिट है। इसमें जैसे कि होल्डिंग कंपनी मानो 80% होल्डिंग है, कितना होल्डिंग है, 20% किसका है, एमआई का। तो 20% प्रॉफिट भी एमआई को देना पड़ेगा ना, क्यों बोले भाई हम लोग भी उससे होल्डर हैं। मानो भाई हम लोग उतना शेयर होल्ड नहीं किए, कम किए तो कम मिलना चाहिए हम लोग को, ज्यादा करते तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीओसी में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, डीओसी में। अब इसमें एसपीएल क्या हुआ, डेबिट, टू सीओए देख लीजिए, और 2 यहाँ 2 हुआ तो यहाँ क्या होगा, बाई एसपीएल और एसजीएल, छोटी जमीन, और एमआई भी 2 है ना, तो यहाँ पर बाई एसपीएल और एस रिजर्व। होगा क्या, अब ऑलमोस्ट स्टेप्स खत्म हो गया है। अब इसके बाद एस पी एल और जो रिजर्व रहेगा सेल्फ टैली होगा। क्या होगा, सेल्फ टैली होना चाहिए। ले चलिए, कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है, अब कुछ बैलेंसिंग आ रहा है तो समझ लो आप में खोट है, ठीक है। सेल्फ आना ही नहीं चाहिए बैलेंसिंग फिगर, टैली 100% होना चाहिए। उसके बाद ये आपको हम किसका बताएं, प्री का बताएं, किसका बताएं, पोस्ट का भी बता दें, रुक के बताएं, बता देना, बता देते हैं। आइए, तो अगर पोस्ट का होगा तो इस अकाउंट का होल्ड करना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट 2 इंक्लूड है ना, हम खाली प्री का बताएं। पोस्ट का हुआ तो आइए पोस्ट का एंट्री यहाँ कर लेते हैं।
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो भी किसमें होगा, एस का, वही सेम चीज। अब पोस्ट का प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट को किसमें ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। किसमें ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री, बाकी सब कुछ चेंज है, सेम है। सीओ हट के क्या आ जाएगा, पीएल। अभी जो समझा याद है ना, 2016 का डिविडेंड मेरा क्या करेगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा। 2017 का डिविडेंड कहाँ जाएगा मेरा, पीएल में जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम एंट्री करेंगे एस पीएल और एस रिजर्व टू एच पीएल और टू एम आई। सिंपली एंट्री सब कुछ सेम था, सीओ विल बी रिप्लेस बाई एच पीएल और बटेगा किसमें, डीओसी। अब इसका भी एंट्री यहाँ पर एसपीएल डेबिट है तो डेबिट में आएगा क्या, एचपीएल और एमआई। यहाँ पर 2 एचपीएल हुआ तो एचपीएल में क्या लिखेंगे, बाई एसपीएल और एस रिजर्व, क्लियर। और यहाँ पर एमआई में बाई एस पीएल और एस रिजर्व। अब तो इसमें दोनों आ गया, प्री पोस्ट। अब तो इसमें जाएगा बैलेंस खत्म। खाली प्री का करते तो प्री वाला हुआ था और पोस्ट का दोनों मिला के कर लिए तो पूरा खत्म। ये अकाउंट फाइनली जो आपको बोले थे याद है, तो सेल्फ टैली। इसमें बैलेंस बचेगा, उसको टू बैलेंस सीडी करेंगे। इसमें बैलेंस बचेगा, उसको भी टू बैलेंस सीडी करेंगे। और हाँ, इसका सुनिए, डेबिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में बचा तो गुडविल, डेबिट में बचा तो 2 CR लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और इस साइड बचा तो बाई गुडविल। ओनली वन फिगर विल बी अपीयर एट अ टाइम, दोनों एक साथ नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक। अब अपना स्टेप्स हो गया। अब आप लोग कुछ लिखना तो लिखिए। हाँ, सब नंबर 2 में क्या बोला है, बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2015 का, मिला आप लोग को। और बैलेंस शीट में आपने बता दिया सी का सब आइटम है। और उसके नीचे क्या बोला वो पढ़ लेते हैं। आशा लिमिटेड परचेज 75% शेयर्स, कितना परसेंट शेयर, मतलब मोर देन 50% हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होल्डिंग है या नहीं। आगे कितना में परचेज किया, 7 लाख। कब परचेज किया, और 31 मार्च का बैलेंस शीट है। तो सुनिएगा, हम आज परचेज किए, आज का बैलेंस शीट है, आज के पहले जो भी प्रॉफिट था कंपनी का सब क्या कराएगा, मतलब इसमें पोस्ट अभी है नहीं कुछ, अभी सबसे पोस्ट कुछ नहीं है, खाली किसका है, प्री का। आई रिपीट, फिर से हम बोल रहे हैं, अपना परचेज डेट क्या है शेयर्स का, 31 मार्च 2015, बैलेंस शीट डेट सेम है, मतलब उस दिन अगर जिस दिन परचेज करें उस दिन में जो भी प्रॉफिट है कंपनी में सब कौन सा कहलाएगा, मेरा प्री। उसके बाद वाला प्रॉफिट कुछ होता तो पोस्ट होता, उसके बाद वाला कोई प्रॉफिट नहीं है, तो खाली इसमें क्या है, प्री है, क्लियर। तो आगे ट्रेड पेबल का वो एडजस्टमेंट है, वो तो नॉर्मल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अपने बाकी अब चालू करते हैं। सबसे पहले आपको हम स्टेप्स देखिए, मिटाए नहीं है, देख रहे तो, मगर एक स्टेप मिट चुका है आपका, डीओसी अकाउंट तो खोली दिए, 2 नंबर स्टेप याद करिए, 2 नंबर स्टेप वो था अकाउंट्स खोलना, वो अकाउंट अपने खोली दिए। 3 नंबर से यहाँ है, 1 नंबर छूट गया अपना डीओसी। टॉप में अपने को सबसे पहले डीओसी निकालना है, तो डीओसी में टॉप में तो नहीं, हम यहाँ साइड में निकाल देते हैं, ठीक। कुछ है नहीं, डीओसी है ऑलरेडी सब में दिया हुआ एक तरह से। डीओसी एच का 75% और एमआई 25%, सब में दिया तो वो लिखे। इसका याद आपको 2 तरीका बताए थे, याद हो तो, एक क्या बताया था आपको, 100 माइनस 75 कितना आया, 25%, ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म में तो गया नहीं, अपने चाहे तो जा सकते हैं, जितना शेयर वो सब 75% निकालेंगे तो हो जाएगा, मैं क्या देगा उतना माथा पच्ची करने का, तो डायरेक्टली सब में दे दिया 75%, तो इसका 25% होगा एमआई का, क्लियर है यहाँ तक। अब अपने आते हैं वहाँ पर, आइए सबसे पहला स्टेप्स क्या है, ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट टू सीओए अकाउंट। इन्वेस्टमेंट देखो एसेट्स में दिया होगा, दिख रहा है, शेयर्स इन उषा लिमिटेड बोलकर, अपने उषा को ऐसी बोलेंगे जिससे थोड़ा चालू भाषा में क्लियर रहेगा। एस किसके लिए, सब्सिडी कंपनी के लिए, एच होल्डिंग के लिए, सम्स का नाम यूज करेंगे तो शायद हो सके कंफ्यूजन हो जाए,
कितना अमाउंट है? 7 लाख है। तो पहला एंट्री आपका 7 लाख से हुआ, देख लीजिए होगा। तो COA टू इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर टू इन्वेस्टमेंट लिख दे, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ उषा लिखे हैं या सब्सिडी लिखे? बोलिए सब्सिडी लिखते हैं सम्स में, पहले बेटर है। अमाउंट 7 लाख, एग्जाम में आपको उषा ही लिखना है जो नाम रहेगा। पहला एंट्री कर लिए। नेक्स्ट एंट्री क्या था? डिवाइड दिस शेयर कैपिटल, लिख नहीं रहना कोई, और नैन में टक्का मत करो, पढ़ाई में ध्यान दे दो, ठीक। डिवाइड द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। एस का शेयर कैपिटल कितना है? देखिए क्वेश्चन में जाकर 8 लाख दिख रहा है हमको, दिख रहा है? तो 8 लाख को क्या करेंगे? बांट देंगे 75% ऑफ, तो सुनिए 75% ऑफ 8 लाख, और यहां पर 25% ऑफ 8 लाख, ये एंट्री हो गया। अब COA क्या इसमें? तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई क्या बोलकर? बाई शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 6 लाख है। तो और यहां पर सेम बाई शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड हो गया। ये काम कर लिए। नेक्स्ट नोट डाउन द बैलेंस करें। आपके पास सब में देखिए एक ही दिया रिजर्व एंड सरप्लस बोलकर, इसी के अंदर PL होगा, इसी के अंदर GR होगा, अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपने इसी 2 अकाउंट से काम हो जाएगा। तो अपने क्या कर रहे हैं, इधर H रिजर्व एंड सरप्लस खोल देते हैं और S रिजर्व एंड सरप्लस। तकलीफ H का देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 4 लाख, तो बाय बैलेंस BD 4 लाख लिख दे। तकलीफ इसका रिजर्व सरप्लस कितना दिखा रहा है? 2 लाख दिखा दिए। कोई तकलीफ? आगे बढ़े। अब यहीं आ जाते हैं। नोट डाउन बैलेंस हो गया। उसका प्री और पोस्ट था। इस सम में प्री है पोस्ट दोनों अभी आपको समझाए थे। खाली प्री है तो खाली प्री का ये एंट्री आ जाएगा। आइए, तो अपना एंट्री हो जाएगा एस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। कितना अमाउंट है एस का? 2 लाख। कितना परसेंट? 2 लाख का 1.5 लाख, और 2 लाख का ही 50,000। तो एस रिजर्व सरप्लस डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट में आएगा 2 COA 2 MI। 2 COA कितना है? 1.5 लाख, और 2 MI 50। याद है सेल्फ टैली बोले थे? हो गया। तो सेल्फ टैली यहां पर 2 हुआ COA, तो COA में क्या होगा? बाई एस रिजर्व एंड सरप्लस कितना अमाउंट? 1.5 लाख बाई एस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हुआ। तकलीफ बस, और अपना स्टेप्स खत्म, मतलब सम्स भी खत्म। आइए, ये आपका टैली हो गया। इसमें तो कुछ एंट्री आया नहीं, तो बैलेंस CD कितना हो गया? सेम 4 लाख। इसमें कितना हो जाएगा? 250, और इसमें देखिए किस साइड आ रहा है बैलेंस? 2 में आ रहा है ना। 2 कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में कितना अमाउंट? 50,000। ट्रेड पेबल वाला नहीं करेंगे सर? ट्रेड पेबल मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर्स, अपना क्रेडिटर्स का कहीं अकाउंट है? नहीं है, तो यहाँ होगा कैसे? वो बैलेंस शीट में जाएगा। किस में जाएगा? बैलेंस शीट। इसलिए अपने इसको कुछ भी टच नहीं किया, ठीक। और यहाँ तक आप लोग कोई तकलीफ है? नहीं ना। इसी सम्स का अपने बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक। मगर उसके पहले हम बोलेंगे कुछ छाप लीजिए, ठीक। ऐसा हम यहाँ मिटा के बना सकते हैं, मगर जिसको एंट्री नोट डाउन करना है तो एक एंट्री भी सामने है, ठीक। जिसको जैसे लगे क्लियर। एक हम रिपीट कर दे फिर से, तो आइए पे रिपीट कर देते, बेटर रहेगा। आइए, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? अकाउंट ओपन कर लिए।
अकाउंट ओपन करने के बाद अपने क्या सके सब में डीओसी दिया हुआ है, 75% डायरेक्टली दे दिया था, तो 75% एच क्या है, एस का कितना हुआ 25%। क्लियर। अब अपने उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आ गए। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करना है, किसमें, सीओ में। आप ऐसे दिमाग में लाओ, इन्वेस्टमेंट का नेचर डेबिट होता है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट होगा, डेबिट क्या होगा, सीओए, तो सीओए टू इन्वेस्टमेंट कर दिए, जितना 7 लाख दिया था। ट्रांसफर करने का नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बता रहा है, डिवाइड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सीओए टू एमआई। तो यहाँ बाई शेयर कैपिटल आ गया, यहाँ भी बाई शेयर कैपिटल आ गया, बट गया डीओसी में। तो अमाउंट कितना था, 8 लाख था, 8 लाख का 75% ऊपर, 8 लाख का 25% नीचे, जिसका एंट्री भी अपने यहाँ पर दिखाएं। ठीक। शेयर कैपिटल का फिर अपने आगे बैलेंसेस लिख लिए रिजर्व सरप्लस में, एच में और एस में दोनों बैलेंस लिख लिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। और हाँ, अगर ये कंफ्यूजन हो डेबिट में लिखना है क्रेडिट में, तो लायबिलिटी साइड में दिया हो तो क्रेडिट में आएगा, एसेट साइड में दिया तो डेबिट में आएगा। ठीक। उसके बाद अपने क्या किए, प्रॉफिट देखेंगे प्री या पोस्ट। कैसे पता चला, अपना बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च है और 31 मार्च को खरीदा है, जिस दिन हम खरीदेंगे उस दिन का प्रॉफिट है, तो सारा क्या कहलाएगा, कुछ भी पोस्ट। तो प्री वाला अपने एंट्री पास कर लिए, 2 सीओए 2 एमआई, 75 और 25% में बांट दिए। यहाँ पर 2 सीओए हुआ तो सीओए में बाई हो गया, देख लीजिए, और यहाँ पे बाई हो गया, और यहाँ पर दोनों एंट्रीज, ये आपका सेल्फ टैली हो गया, इसका बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस सीडी और उसका बैलेंसिंग फिगर, और सम्स का खिला। अरे सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर, इसमें दोनों का मिला देंगे, दोनों का होल्डिंग और सब्सिडी। सुनिए, मगर सब्सिडी कंपनी में जो शेयर कैपिटल था वो तो बढ़ गया, खाली किसका बचा, कितना आ जाए, 10 लाख। रिजर्व सरप्लस, ठीक, रिजर्व सरप्लस याद है आपको, आइए यहीं से ले लेते हैं। 4 लाख कितना है, और नॉन करेंट लायबिलिटीज है, सर सीआर भी आएगा, सीआर भी है ना, ठीक ठीक। तो 4 लाख प्लस कितना था, 4,50,000। और एक चीज और है, देखिए, लोन फ्रॉम एस लिमिटेड, ए लिमिटेड दिखा रहा है, आशा लिमिटेड। आशा इसमें कौन है, होल्डिंग है 80,000 का, और वही देखिए लोन तुमको नीचे दिखा रहा है, उसमें आशा में यूसा बोल के मिला आपको 80,000, ये म्यूचुअल सेटअप हो गया। क्या हो गया, आई रिपीट, फिर से बोल रहे हैं, उषा में देखिए लोन दिखा रहा है कितना, और आशा में देखिए लोन दिखा रहा है एसेट्स में, तो म्यूचुअल सेटअप हो गया 80-80 का, कोई एंट्री 80-80 का नहीं होगा। आगे फिर आपका करंट लायबिलिटीज में आ गया ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल जो आया आपका कितना है, 80 और इसमें एक म्यूचुअल सेटअप भी है। नीचे बोला था ट्रेड पेबल ऑफ, मिला आप लोग को 20,000 माइनस 20, कितना आया, 1,20। और एक चीज आएगा एमआई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना है, 2.5 लाख लायबिलिटी है, तो टोटल मार देंगे, नीचे आ जाएगा अपना एसेट्स। एसेट्स में आपका आ जाएगा फिक्स एसेट्स, दोनों मिला दीजिए, 350 प्लस 3 लाख है ना, 650। उसके बाद कुछ है, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लोन आपका वो हो गया, लोन भी याद है ना, और फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना है दोनों मिलाकर, 350 प्लस माइनस 20, इसमें से भी होगा, जो ट्रेड पेबल में इंक्लूड है ट्रेड रिसीवेबल में तो इंक्लूड होगा, मालूम तो कितना आया, 11 लाख। ऊपर टोटल कितना हुआ, 19 लाख। कंफर्म करो, 19 कैसे हो, कम होगा शायद, 18 20, और ये भी देखो 18-20 हो रहा होगा फिर शायद, हो रहा है तो ठीक है। हाँ, सब में आपको प्री और पोस्ट कैसे पता चलेगा वो अपनी एग्जाम्पल लिए अपने।
होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी, बैलेंस का डेट क्या है 31 दिसंबर 2016। एच और एस, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कितना परसेंट अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, माने डीओसी अपने पता चल गया। डीओसी होल्डिंग कंपनी का कितना डीओसी हुआ 70% और एमआई का 30%, ये डीओसी पता चल गया। अब सब में बोला हम शेयर कब एक्वायर्ड किए, 1/1/16 को। जब भी इस टाइप का डेट रहेगा ना तो आप ये वाला डायग्राम का हेल्प लीजिएगा, इजी रहेगा। एसपीएल हम शेयर एक्वायर्ड किए 1/1/2016, ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2016। बैलेंस शीट में जो बैलेंस है ये 2 लाख रुपीस पीएल का, ये कौन सा दिन का बैलेंस है, इसी डेट का बैलेंस है तो इस दिन का बैलेंस कितना 2 लाख रुपए यहाँ लिख दे, और इस दिन का बैलेंस नीचे दे रखा है 50,000, और डिफरेंस कितना हुआ 1,50,000, अपने निकाले 2 लाख माइनस 50,000, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉफिट, और हम एक्वायर्ड इसी दिन किए थे, तो ये जो प्रॉफिट है 50,000 रुपया, ये इसके पहले का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को अपने बोलते हैं प्री, क्या बोलते हैं इसको, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और उसके बाद वाला प्रॉफिट कितना है, तो इसको बोलते हैं अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये दो चीजों, ये प्री हुआ ये पोस्ट हुआ, और प्री प्लस पोस्ट ऑलवेज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, हमेशा होना ही है। कभी भी आपका लगे कंफ्यूजन में तो चेक कर सकते हैं, प्री को ऐड करना पोस्ट को ऐड करना बराबर उतना ही आना है। फिर से रिपीट करें, आप बैलेंस शीट का डेट देखें दिसंबर है, वो वाला डेट यहाँ लिख देंगे, ओपनिंग डेट आप यहाँ लिख देंगे, ये डेट अपना एक्विजिशन है, उसका बैलेंस आपने क्या किए, इसका बैलेंस अपने को नीचे दे दिया था वो लिख लिए, क्लोजिंग डेट का बैलेंस वहाँ लिख लिए, डिफरेंस कितना हुआ 1,50,000, वो यहाँ आ गया। अब अपना ये वाला बैलेंस आपका हो गया प्री, और ये वाला हो गया आपका पोस्ट। अब सुनिए, इसका प्री वाले का एंट्री अपना ये था, इसका एंट्री बता रहे आपको, SPL 2 COA 2 MI। SPL में आपका अमाउंट कितना जाएगा 50,000 को अपने बांटेंगे 70%, और 50,000 इंटू 30%, तो ये 35 आया, और ये 15 आया। और यहाँ पर आते हैं तो SPL 2 HPL इसमें जाएगा, और 2 MI, ये आपका 1,50,000, ये 1,50,000 का 70%, और 1,50,000 इंटू 30%, 1,50,000। ये अपना एंट्री हो गया। अब इसको आप लोग देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है आपको, सम्स के लैंग्वेज में आ जाइए। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर्ड किए थे उस दिन रेवेन्यू रिजर्व का बैलेंस कितना था, लेटर में तो समझ गए, तो बाद वाला बिल लिमिटेड के लिए बोला गया, बिल लिमिटेड का बैलेंस कितना था 1 लाख रुपया। अब एक्विजिशन डेट नहीं है, इसलिए हम भी डेट नहीं दे रहे, कोई डेट नहीं है, अपने डेट नहीं। और बैलेंस शीट जो है उसका बैलेंस बता दिया, देखो बैलेंस शीट में जाके देखिए कितना है 3 लाख। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है, जब दिए उस दिन क्या खरीदे थे, ये एंडिंग का है, डेट कुछ भी हो कोई मालूम नहीं, इसमें 2 साल का गैप भी हो सकता है, या 1 साल का गैप हो, या 6 महीने का, तो मालूम नहीं है, मैं कुछ बताया नहीं क्या गैप है। अब डिफरेंस कितना हुआ, ये आपका ये हो गया, और ये आपका समझ में आ गया आगे क्या करना है। इसलिए बोले थे पहले बताते तो ये सब अपने आप ही कवर हो जाएगा। बस अब तो क्या ये 1 लाख, ये 2 लाख और क्या, तो इसमें बताया कितना थे जो, अब अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं क्या। डीओसी आपका आएगा एच का 40,000 शेयर्स बाय 60,000, ये 2/3 हुआ। अरे परसेंटेज उसमें निकालना जो होल परसेंटेज है, किसमें निकालने का फायदा, जो होल है। जब होल परसेंटेज नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन में छोड़ना बेटर रहेगा, क्योंकि 66.6 में इंटू करेगा तो तुम देखना बार बार हमेशा 9 रुपया उसका पाएगा डिफरेंस, तो बेटर क्या रहेगा अपने फ्रैक्शन में छोड़े।
और MI आपका कितना हो गया 1/3 और उसको ऐसे अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक, लिखना है कुछ, जिसको लिखना है वो लोग तो लिख लो, फिर अपने नेक्स्ट सम्स में आते हैं। इंटरकंपनी डेप्ट, इंटरकंपनी डेप्ट में सबसे पहले क्या आएगा, एक तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। जैसे कि होल्डिंग कंपनी, और यहां पर भी अब सपोज यहां डेटर्स दिया हुआ आपको 40,000, कितना दिया हुआ है, और यहां लिख रहा है इंक्लूड, ये तो नीचे बताएंगे, और क्रेडिटर में यहां दिया हुआ 30,000, डेटर ऑफ एच लिमिटेड, डेटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड ₹3,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। तो सुनिएगा, डेटर किसका, होल्डिंग कंपनी का, एच का डेटर में इंक्लूड है, कितना रुपया 3,000, इसके डेटर में इंक्लूड है, इसको पैसा लेना है, तो इसको क्या करना है, एस को देना है, तो इससे क्रेडिटर में इंक्लूड होगा, इससे इसको लेना है होल्डिंग कंपनी को, किससे, ठीक, तो एस लिमिटेड को क्या करना है, देना है किसको, तो इसके क्रेडिटर में इंक्लूड होगा और इसके डेटर में इंक्लूड होगा, इसके क्रेडिटर में उसके डेटर में। क्या लिखा है, सेंटेंस पढ़िए, डेटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड, इसका मतलब क्या होगा, होल्डिंग कंपनी का डेटर में इंक्लूड है, मतलब इसमें इंक्लूड है, ठीक, 3,000 रुपया लेना किससे है, तो एस के लिए क्या है, ये देनदारी है, तो उसके किस में इंक्लूड होगा, लायबिलिटी में, तो इसमें इंक्लूड है, यही बोले, ठीक। अब इसके बाद क्या है, डेटर्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, उसको डिक्रीज करना है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट, और क्रेडिटर्स का नेचर उसको डेबिट, तो एंट्री हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3,000। अभी तो यहाँ पर सिंगल अमाउंट है, हो सके एग्जाम में 2 अमाउंट दे दे, ठीक है, डेटर्स में इसमें 2 नहीं देगा, इंटरकंपनी एक्सेप्टेंस में देगा, तो आपको वहां पर बताएंगे क्या करना है। अभी ये वाला चीज समझ लीजिए, समझ गए, तो इसमें अपने आएगा क्रेडिटर्स टू डेटर्स, इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट सब में कहीं नहीं आएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा, कहां पर आएगा, आप देखो बाकी अकाउंट में तो इफेक्टेड है ही नहीं है, खाली कहां जाएगा इंपैक्ट, बैलेंस शीट में, खाली अपना क्रेडिटर्स टू डेटर्स। आइए, बीआर इंक्लूड कितना कर रहा है, 3,000 किससे लेना है, ठीक, और डीपी कितना इंक्लूड कर रहा है 2,500। जब इस केस में क्या करेंगे, दोनों में से लोअर फिगर लेंगे, दोनों में से क्या लेंगे, लोअर फिगर लेंगे, दोनों में से लोअर कौन है 2,500, 2,500 म्यूचुअल सेटअप होगा, 2,500 क्या होगा, सेम चीज, इसके इधर इंक्लूड है, इसके इधर, तो अपना एंट्री क्या होगा, वही चीज, डीपी का नेचर कहता है क्रेडिट, यहाँ क्या कर देंगे, और इसका नेचर डेबिट, तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट 2,500 हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा एडजस्टमेंट देखिए, जैसे बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 50,000, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% on cost, rupees 15,000। बोला क्या है, देखिए स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड मान इसमें इंक्लूड है, जो गुड्स हम परचेस किए हैं कितना रुपए का, 15,000 का, किससे परचेस किए
एस से, और एस उसमें कितना % प्रॉफिट रखा है? सुनिएगा, पहले एच और एस अलग अलग था, अब दोनों मिलके एक कंपनी बन रहा है। तो एक कंपनी बन रहा है तो एच के पास जो स्टॉक होगा यहाँ पर जितना का भी, मानो इसके पास 20,000 का स्टॉक होगा, दोनों तो ऐड हो जाएगा एक टाइम पर, कि दोनों कंपनी एक हो गया ना, कि उस कंपनी को टेक ओवर कर ले, पूरा एक हो जाए। उसमें ये वाला स्टॉक तो कॉस्ट प्राइस में होगा, ये वाला स्टॉक में 15,000 छोड़ के, 15,000 छोड़ के बाकी कॉस्ट में होगा, क्योंकि 15,000 जो ये एस कंपनी बेचा एच को, वो किस में होगा? प्रॉफिट में। तो अब अपना उस प्रॉफिट एलिमेंट को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? प्रॉफिट एलिमेंट को। तो उसका एंट्री करेंगे अपने HPL टू स्टॉक, खाली प्रॉफिट एलिमेंट से करेंगे। किससे करेंगे? ओनली प्रॉफिट एलिमेंट। तो प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 15,000। क्या है? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। और प्रॉफिट वाला 25% ऑन कॉस्ट। तो शायद याद होगा आप लोग को, ऑन कॉस्ट ऑन सेल कितना % है? 25%, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/5 इंटू 15,000, 3,000। एक बार फिर से हम रिपीट करें, सुनिएगा। स्टॉक यहाँ पर 50,000 दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का, एच लिमिटेड का। उसमें बोला इंक्लूड करें गुड्स कितना रुपया, वो इसके अंदर इंक्लूड है। ये वाला गुड्स प्राइस मेरे लिए परचेज प्राइस है, हम परचेजिंग है। बट जो सेलिंग कंपनी उसके लिए क्या हो? सेलिंग प्राइस। सेलिंग कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो मेरा ये जो स्टॉक है वो अबव कॉस्ट है। हमको इसको किस में लाना है? कॉस्ट में लाना है। इसमें जितना प्रॉफिट एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करना है खाली, प्रॉफिट एलिमेंट को। तो प्रॉफिट एलिमेंट आपको बोल दिया 25% ऑन कॉस्ट है, जो ये तो नेचुरल सेलिंग कंपनी का दिया हुआ है, और ये परचेजिंग कंपनी का परचेज प्राइस है, बट ये सेलिंग कंपनी के लिए सेल्स प्राइस है। तो हम क्या किए, 25% ऑन कॉस्ट बोला था, उसको कन्वर्ट कर लिए सेलिंग में। अपने पास जितना प्रॉफिट था वो प्रॉफिट किस में इंक्लूड होगा? पीएल में। कैसे? सुनो, अब ये सोचिए, दिमाग में आ रहा होगा, पीएल तो होगा एसपीएल, किसके इंक्लूड होगा? एसपीएल। बट एसपीएल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एचपीएल में, याद करो, और एमआई में। एसपीएल का प्रॉफिट किसमें बढ़ जाता है? बढ़ जाता है ना। तो वो प्रॉफिट अपना बढ़ चुका है, तो अपने डायरेक्टली फाइनली कौन सा को एफेक्ट करेंगे? एचपीएल को। किसको एफेक्ट करेंगे? एचपीएल टू स्टॉक। अपना ये अमाउंट आ गया जितना प्रॉफिट एलिमेंट है। आइए सम में अपने डीओसी निकाल लेते। पहले आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना होल्ड कर रहा है? 20,000 शेयर्स। देखिए एसेट्स में दिया हुआ है मेरा, तो आप लोग को। और कितना शेयर्स है टोटल? 30,000 शेयर्स है। तो सुनिए, हम बोलेंगे आराम से समझ लो। पहले 20,000 शेयर बाई 30, इसके परसेंट में निकाल के फायदा नहीं है, 2/3 रन देते। और एमआई कितना हो गया आपका? ये करने से सबसे प्लस पॉइंट है, 1.5 से 2 नंबर तो टीचर देगा डीओसी निकाल देंगे। तो अब आगे अपने क्या करते हैं, से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको करें? से कैपिटल। कितना है? 3 लाख है, तो 3 लाख को बांटेंगे किस पे किस पे? इन दोनों में। समझ लीजिए, लोग को कंफ्यूजन लास्ट क्लास पूरे का समझ लेना, बाद में कॉपी कर लेना। से कैपिटल नेचर क्या होता है? क्रेडिट, वो हो जाएगा डेबिट। तो से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीओए टू एमआई। तो यहां लिखेंगे बाई शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। कितना शेयर कैपिटल? 3 लाख है ना सर? तो 3 लाख इंटू 2/3, तो 2 लाख आया। और यहां पर बाई शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 3 लाख इंटू 1/3, 1 लाख। कोई भैया पूछा पीछे से एग्जाम में एंट्री नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखना रहता एंट्री, जो भी पूछा उसका आंसर बता दे रहे, ठीक है। एग्जाम में एंट्री नहीं लिखना है, जस्ट आपको पोस्टिंग दिखाना है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। सी कैपिटल के बाद अपने क्या करते हैं, रिजर्व और सबका बैलेंस लिख लेते हैं। आप देखिए बैलेंस दिया होगा, होल्डिंग कंपनी का जीआर का बैलेंस है 4 लाख मिला। तो बाई बैलेंस नोट्स टू अकाउंट्स में दिया, देखिए साथ साथ लिखिएगा मत, कंफ्यूजन हो जाएगा, वापस बोल रहे हैं। जिन लोग बहुत क्लियर है उन लोग की भले
नहीं तो आराम से समझ लो पहले। HPL का बैलेंस देखो वहीं पर दिया होगा 3 लाख सरप्लस अकाउंट बोल के दिया, मिला आप लोग को। और सब्सिडी में आ जाओ, उसमें क्या दिया है 1,25,000 GR का। और इसमें 1,25,000 सेम है क्या, 1,75,000 बैलेंसेस लिख लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए एसेट्स में दिया होगा, मिला आप लोग को। COA में ट्रांसफर होगा 2 शेयर्स इन, अपनी अभी वही लिखते हैं S। कितना अमाउंट है देखिए, कॉस्ट प्राइस 2,60,000 मिला। अपने को जो बैलेंस शीट से लेना सब कुछ अपने ले लिए, तकलीफ नहीं ना, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं PL और GR को बांटने में। PL और GR को बांटने में आइए। चालू कर रहे हैं। पहले अपने बांट देते हैं SPL को। SPL का डेट दिया है, कब शेयर परचेस किए थे देखिए तो दिया हुआ है A नंबर में, देखिए 1 अप्रैल है ना। वापस बोले लिखिए मत, समझ लीजिए, पेज पलटने आवाज आ रहा है, बेटर रहेगा समझा रहेगा तो ठीक रहेगा। 1 अप्रैल 2000 और ईयर एंडिंग देखिए क्या है 31 मार्च। 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस A नंबर में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, देखिए ध्यान से पढ़े। ऑन 1 अप्रैल मिला तो व्हेन द बैलेंसेस ऑफ द सरप्लस अकाउंट कितना है 75। कंफ्यूजन हो तो यहाँ सरप्लस भी लिख लो एक बार, क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का बैलेंस कितना है PL का, देखिए यहाँ पर 1,75 है। डिफरेंस कितना हो गया, ब्रैकेट में लॉस समझ लेगा, ये बात है, बोलेगा लॉस था तो। ये अपना हुआ प्री एक्विजिशन, ये अपना हुआ एक्विजिशन, ठीक है। तो प्री का एंट्री था SPL 2 COA 2 MI, ठीक है। तो 75,000 इंटू 2/3 और 75,000 1/3 50 25 और यहाँ पर 75। ये अपने किए प्री का, किसका किए, तकलीफ नहीं ना। अब अपने आते हैं पोस्ट में। SPL 2 HPL 2 MI, कितना अमाउंट है 1 लाख का 2/3 6,667 और 1/3 सारा 3 है, ठीक है। अब पोस्टिंग करते हैं। एंट्री पास हो गया, मैंने SPL का जो भी था आपने कर दिए। आइए SPL में, SPL क्या है यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा, वापस में लिख नहीं रहा ना, समझिएगा। 2 COA 2 MI, 2 COA कितना हुआ 25, यहाँ पे देखो SPL डेबिट है, 2 HPL और 2 MI, ये अकाउंट आपका टैली। अब सुनिए, अब यहां से पोस्टिंग है। COA क्या हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आए बाई SPL से मैं ना अमाउंट 50, MI क्या हुआ है 2, तो बाई SPL 25 2 HPL बाई SPL, ये हुआ। फिर 2 MI बाई SPL
हो गया, सारा पोस्टिंग हो गया इसका SPL का। अब अपने आते हैं SGR में। सिमिलरली पूरा सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आइए अपने आप लोगों को क्लियर करवा दे रहे हैं। SGR डेट दे रहे हैं 1/4 और 31/3। 1/4 का बैलेंस देखिए दिया होगा वहीं पर 80,000 दिया है ना, और क्लोजिंग बैलेंस यहां से मिल जाएगा 1/25। डिफरेंस कितना हुआ 45। तो 80 क्या हो गया प्री एक्विजिशन का एंट्री SGR, 2 COA, 2 MI 80,000 का 2/3 और सेम 80,000 का 1/3 5। ठीक हो गया। अब अपने आते हैं पोस्ट है तो इसका एंट्री यहां कर रहे हैं। ठीक, तो SPL सॉरी हाँ GR to H, GR का GR में जाएगा ना, और 2 अमाउंट 45। तो 45 का 2/3 और 45 का ये कितना आया 30 के लिखते, और इसमें ये शून्य आ जाएगा। ठीक, अब पोस्टिंग करें। SGR डेबिट हुआ, डेबिट में 2 और 2 HGR और 2 MI। ये अकाउंट आपका सेल्फ टैली। सिमिलरली वैसी पोस्टिंग लेंगे, यहाँ 2 हुआ तो यहाँ क्या करेंगे S बाई SGR, HGR में बाई SGR, फिर 2 MI बाई SGR, अपने एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, एक बार स्टॉक वाला जिसके लिए हम उठाए थे, क्योंकि ये तो सब कुछ अपना आता ही था, पहले भी अपने किए थे। ठीक है, और जो डिफरेंस आप प्री पोस्ट आपको बता ही दिए थे थोड़ा देर पहले। अब एडजस्टमेंट को करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक एंट्री बताई चुके आप लोग को। HPL टू स्टॉक कैलकुलेशन बता चुके हैं। स्टॉक देखिए कितना बोला होगा, एक बोला है टोटल हम परचेज किए थे 1,60,000 का, उसमें से कितना गुड्स अभी इंक्लूड कर रहा है 60,000 का कर रहा है ना, तो 60,000 का 25% ऑन कॉस्ट बोला है, 1/5 हो गया। डकार नहीं ना, बताएंगे 1/5 कैसे आया, तो 12,000 शायद, देखिए कोई आंसर में दिया भी हो शायद 12,000 दिया है ना। इसका एंट्री HPL, तो HPL में क्या आ जाएगा, और सेकेंड इंपैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, स्टॉक से माइनस होगा, बैलेंस शीट से स्टॉक से माइनस होगा। सम्स कंप्लीट। अब दो इसका टू बैलेंस CD 430 हुआ, इसका टू बैलेंस CD क्या हुआ बता, 5
354 ना, ये हो गया। टू बैलेंस CD 2 लाख पक्का। तो इसमें क्या है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व कितना से? 43, यही तो। अब सम्स कंप्लीट। एक बार रिपीट करें या क्लियर है? छाप दीजिए। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस। लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस is treated as pre-acquisition profit और लॉस। समझ में आ गया होगा? प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, लॉस हुआ तो प्री एक्विजिशन लॉस। उसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो पोस्ट एक्विजिशन होगा। कैसे होगा वो सब अपने लेंगे एग्जांपल, उसमें क्लियर हो जाएगा। खाली समझना, अगर डेप्रिसिएशन का अगर हुआ तो वो आपका पोस्ट हो जाएगा एक्विजिशन। डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट पोस्ट हो जाएगा। ठीक, 2 लाइन लिख लिए तो आइए। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। छोटा ही भाई। बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स 1,80,000, इन्वेस्टमेंट 80% और ऑन 1/1 इसका डेट 31 दिसंबर 2015, 1/1/2015 फिक्स्ड एसेट्स ऑफ S Limited revalued at rupees 1,25,000 depreciation at the rate 20%। depreciation at the rate 20%। आइए समझिएगा, लिखिए मत, ये तो कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले DOC बता चुका अपने को सब में। H का कितना है 80 और MI 20 हुआ। अब सुनिए, ये बैलेंस शीट का डेट कौन सा है? 31 दिसंबर 2015। अपने पास डेप्रिसिएशन रेट 20% दिया हुआ है। मीन्स अगर हम माने कोई भी चीज 100% होता है, ठीक, तो ये कितना परसेंट अमाउंट बचा? 80%। कि 100% रहा होगा 1 तारीख को, तो उसमें 20 रुपये माइनस हुआ होगा, कितना बचा होगा? 80% बचा होगा। तो ये जो बैलेंस है वो 80% के बराबर है। तकलीफ नहीं तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे समझो। 1/1/2015 को 100 रुपया रहा होगा, 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन किए होंगे 20%, मतलब 20 रुपया, 80 रुपया बचा। बैलेंस शीट में हम कौन सा अमाउंट दिखाए होंगे? ये दिखाए होंगे क्या? ये 80 दिखाए होंगे। भाई दिस इज इक्वल टू 80%। कोई डाउट? आइए, 31 दिसंबर 2015 WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट्स S लिमिटेड का कितना है? 80,000। और 1/1/2015 को WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट्स S लिमिटेड का वो जो होगा 80,000 बाई 80 इंटू 100, 1 लाख। किसी को कोई दिक्कत? 1 लाख होगा। बट 1 तारीख को सब में बता दिया, उसको रिवैल्यूड किया गया था। कितना है वो? 1.25 है। 1 तारीख को फिक्स्ड एसेट्स में रिवैल्यूड हुआ था, कितना रुपया है? 1.25। हम कितना दिखा रखे हैं बुक्स में? 1 तारीख को, सेम डेट को पकड़ो, 1 लाख।
क्योंकि हम ये नहीं कर सकते ना 31 दिसंबर का 80,000 देखें फिर इसको 1,25,000 तो उससे तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। हमको जिस दिन इवैल्यूएशन हुआ है उसी दिन का फिक्स्ड एसेट देखना पड़ेगा कितना है। मेरे पास जो दिया हुआ था वो 31 दिसंबर का, आपने उसको कन्वर्ट किए बैक कैलकुलेशन करके कि भाई 1 तारीख वाले दिन क्या वैल्यू हो रहा है उसका, 1 तारीख वाले दिन क्या वैल्यू आ रहा है उसका 1 लाख, और अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितना बता रहा है 1,25,000, माने 25,000 इवैल्यूएशन प्रॉफिट, 25,000 इवैल्यूएशन प्रॉफिट। फिर से बता रहे हैं WDV अपने फिक्स्ड एसेट्स का दिया हुआ है 31 दिसंबर का 80,000, आपने बैक कैलकुलेशन करके निकाल लिए 1 लाख आया, लेस करेंगे रिवैल्यूड अमाउंट कितना 1,25,000, तो 25,000 मेरा क्या हुआ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन का हुआ, डेप्रिसिएशन का बाकी है। ठीक है, पहले ऐसे करते हैं रिवैल्यूएशन का हम एंट्री भी कर देते हैं। आपको रिवैल्यूएशन का एंट्री बताए थे ट्रीटमेंट, प्री एक्विजिशन मानेंगे, क्या मानेंगे प्री एक्विजिशन बोलते हैं COA MI आ गया, प्री बोलते हैं COA और MI। तो सुनिए फिक्स एसेट्स आपका बढ़ रहा है क्या घट रहा है, बढ़ रहा है कितना से, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट पक्का, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू COA टू MI 25,000 का 80%, 20 और 25 का 20%, 5, ये आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। अब आते हैं डेप्रिसिएशन में, हम ये मिटा देते हैं, तो खाली वर्किंग था, ये उतारेंगे 100 - 20 उतारने की इच्छा तो उतार लीजिए, 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक, उतार लीजिए पहले, इतना कॉपी करिए, फिर अपने इसी का डेप्रिसिएशन में आते हैं। डेप्रिसिएशन में लौटाइए अपने डेप्रिसिएशन शुड चार्ज, आपने डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करना चाहिए देखा तो 1,25 पर बुक्स में, तो 1,25 का कितना परसेंट 20% कितना हुआ 25,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, आपने कितना चार्ज किस पर चार्ज किए थे 1 लाख पर, वो यार 1 लाख का 20% 20,000, तो सुनिएगा हमको चार्ज करना चाहिए था 25, हम बुक्स में दिखाए हैं 20, तो 5 और करना है या ज्यादा कर दिए, देखिए इसी लैंग्वेज शुड, ऑलरेडी शुड मतलब करना था 25 किए हैं 20, तो और तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज है अंडर चार्ज है, अंडर चार्ज है 5,000 से। अब सुनिए डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो एसेट्स आपका घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। टू फिक्स एसेट्स 5,000 से, ये पोस्ट है, पोस्ट वाला का इफेक्ट किस फिक्स में जाता है HPL MI, तो 5,000 का 80% 4 और 5,000 का 20% 1,000, ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन का। फिर से का शॉर्ट में बोल दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन शुड चार्ज करना चाहिए 1,25 पर 20% 25,000, हमको 25,000 बुक्स में दिखाना चाहिए था, बट हम बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना दिखाए 1 लाख का 20% 20,000, तो 5,000 हमको और चार्ज करना है, तो 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो एसेट्स क्या होगा आपका घटेगा, तो 2 फिक्स एसेट्स और HPL और MI आपका पोस्ट के लिए डेबिट हो जाएगा। क्लियर, इसको लिख लीजिए। तो किसी तो कोशिश, हाँ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलवेज, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट एक्विजिशन, मींस आपका डिविडेंड जो भी रहेगा प्री एक्विजिशन रहेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, कम करेगा। फॉर एग्जांपल समझिएगा,
आप सपोज शेयर परचेज किए हैं 1/1/2000 को, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000 है, ठीक। इस दिन आपका शेयर परचेज है, आपको डिविडेंड मिल रहा है 1/4/2000 को, 1/4/2000 में डिविडेंड मिल रहा है। मान लो डिविडेंड सपोज 2000 रुपये मिल रहा है, ये डिविडेंड मिल रहा है आपको 99 का। कौन से का मिल रहा है? 99 में शेयर था नहीं था, उस पीरियड का प्रॉफिट है ना, तो उस पीरियड का जो भी प्रॉफिट होगा उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा आपका? कम होगा। क्योंकि मानो सपोज फॉर एग्जांपल हम शेयर खरीदे 5000 में और हमको पता चला भाई उसके 2 महीना मेरे पास डिविडेंड आ गया प्रीवियस ईयर का 1000 रुपया, हम कॉस्ट कितना बताएंगे? 4। वही चीज, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कभी प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहेगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? हमेशा कम होगा, ठीक। अब सुनिए, इसका आपको सम्स में क्या बोलेगा? डिविडेंड अपने रिसीव किए हैं, यहाँ लिख देते हैं, डिविडेंड रिसीव फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, बट wrongly ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। डिविडेंड रिसीव हुआ है प्री एक्विजिशन पीरियड का, बट उसको रॉन्गली ट्रांसफर किसमें कर दिया? अपने पीएल अकाउंट में। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको जस्ट बताया किसमें जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो अपना करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ, करेक्ट ये होना चाहिए था। रॉन्ग क्या कर दिए? बैंक टू पीएल कर दिए। पीएल समझे तो किसका पीएल है? एचपीएल। इसका रिवर्स होता था, याद है ना? तो पीएल टू, आप रेक्टिफिकेशन एरर याद है ना? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग। तो पीएल टू, अब रेक्टिफाई एंट्री कैसा था? इन दोनों को मर्ज, तो बैंक बैंक कटा, एंट्री क्या बचा? तो एचपीएल टू सीओए, एचपीएल अकाउंट डेबिट टू सीओए। इसमें एक चीज और, आपको डिविडेंड हो सके कैलकुलेट करना पड़े कई बार, तो शेयर कैपिटल ऑफ लेंगे अपने किसका? एस लिमिटेड का। किसका? इनटू कर देंगे डिविडेंड परसेंटेज, इनटू क्या कर देंगे? डिविडेंड जितना बोलेगा, और इनटू करेंगे डीओसी किसका? एच का। किसका डीओसी लेंगे? एच का लेंगे, याद रखना। एच लिमिटेड शेयर लिख दे रहे हैं, एच लिमिटेड शेयर से अपने इनटू करेंगे, ठीक। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ, सम नंबर 19। आइए सम को आपने पढ़ ले रहे पहले। नीचे ए नंबर में एडजस्टमेंट क्या बोला है? एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर। कब शेयर एक्वायर्ड किए? नेक्स्ट, एच लिमिटेड हैड ₹50,000 सरप्लस अकाउंट। पहला दिन का बैलेंस दे दिया, फर्स्ट का। और डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड बाय एच लिमिटेड इन जनवरी 2015 फॉर द ईयर। कौन सी ईयर के लिए? दिस डिविडेंड वाज इंक्लूडेड बाय एच लिमिटेड इट्स, हो गया प्रॉफिट लॉस। तो हमको ये चेक करना है अपने प्री है या नहीं। अब प्री है और अगर पीएल में डाला है तो मतलब रॉन्ग है, समझा गया? तो प्री है, पीएल में डाला है तो, पोस्ट पीएल में डाला तो सही है, बट प्री हो के पीएल में डाला है तो रॉन्ग है। आइए उसके बाद बिल्स पे वो बाद में देख लेंगे, डी और ई तो अपने। तो सब में पहले अपने क्या करें? बैलेंस लिखना चालू करें। नॉर्मल काम एक एक हम बोलेंगे, आराम से समझ लेना। पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर, कितना अमाउंट है? प्लीज एक जन बोलिएगा। 2,40,000। नेक्स्ट, बाई शेयर कैपिटल। एक सेकंड, डीओसी तो निकाले नहीं, 75 और 25। सब निकाल लिया? तो हाँ सर, उतना तो सब कर ही लेगा, अब तो इतना पेज हो ही गया होगा। 25 और 75 तो ठीक। और बाई शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, कितना शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 1,50,000। 2 लाख है ना?
ओ वैसे क्या? हाँ, अरे कई जन बुड़वक लोग रहता है। 1 लाख और बाई शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 2 लाख का 25%, 50। इसके बाद अपने क्या करते थे याद है? पीएल में बैलेंस, एचपीएल का बैलेंस देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं मिला क्या आप लोग को? HPL है 140 140 और HGR 1 लाख SPL ठीक है, और SPL 90 और SGR 60। ठीक है, और हो गया। अब अपने आ जाते हैं सरप्लस अकाउंट में। किस में आ जाते हैं? सरप्लस अकाउंट में। सरप्लस से पहले अपने जीआर कर लेते हैं, क्योंकि जीआर में कुछ लफड़ा है नहीं ज्यादा। आप देखो जीआर जहां पर लिखा नोट्स टू अकाउंट्स में, वहां पर डेट दे दिया 1/4/2014, 1/4/2014। ठीक है, तो मतलब यही बैलेंस आपका ओपनिंग है, यही बैलेंस क्लोजिंग है, यही बैलेंस ओपनिंग है। कैसे आपको आइए क्लियर कर दे रहे हैं। मानिए सपोज SGR अपने बना रहे हैं, आपको बैलेंस शीट में ही बैलेंस दिया, तो कितना बैलेंस दिया है? 60 और उस बैलेंस टेबल में डेट दे दिया 1/4, मतलब 1/4 को भी यही बैलेंस है। मेरा ये ओपनिंग है तो 1/4, ईयर क्या बोलिए? 1/4/14 और ये अपना 31 मार्च 2015, यही बैलेंस है, यही बैलेंस है। पोस्ट कुछ है? नहीं है, तो पूरा पूरा क्या है? इसीलिए ये अपना प्री का एंट्री हो जाएगा, प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का एंट्री SGR 2 COA और 2 MI 60,000 का 75% और 60,000 का तो 45 और 15, ये हुआ। SGR में 2 और 2 MI 45 15, यहाँ 2 हुआ तो यहाँ क्या होगा? बाई SGR और बाई SGR 15 हो गया। ठीक, और GR के बाद अपने आ जाते हैं PL में। SPL 1/4/2014, 31 मार्च 2000। शेयर एक्विजिशन डेट शायद 110 है ना? 14 तो ओपनिंग डेट का बैलेंस शायद 50,000 है सरप्लस में, है ना? और क्लोजिंग का 90। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़िए फिर से डिविडेंड वाला आप लोग। A dividend of 15,000 was paid by S Limited in January 2015. जनवरी 2015 समझ रहे तो? इसी साल में पेमेंट हुआ है तो? बट कौन से ईयर पेमेंट किए हैं? 13-14। ये मेरा जो ईयर है 14-15 है तो इसके पहला लेयर मतलब यहाँ का ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ, बात कर रहा है तो आपका करंट ईयर 14-15 है। आपको कौन से ईयर का बोला है? 13-14 का, माने इससे पहले वाले साल के लिए बोल रहा है। क्लियर? कितना परसेंट डिविडेंड बोल रहा है? तो 15% डिविडेंड तो टोटल दिया होगा, तो 15% पहले आइए इसका डिविडेंड अपने कैलकुलेशन यहाँ दिखा रहे हैं आपको। डिविडेंड 13-14, शेयर कैपिटल कितना था? 2 लाख था ना? 2 लाख का लिखना मत, वापस बोल रहे हैं 30, तो ये 30 है जो डिविडेंड दिए हैं। कौन से ईयर का दिए? 13-14 का। 13-14 का प्रॉफिट कितना था?
50,000। तो 50,000 प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए। आई रिपीट, मेरा 13-14 प्रॉफिट कितना था? 50,000 और 13-14 का डिविडेंड है, तो किससे माइनस होना चाहिए? 13-14 से। तो 13-14 का प्रॉफिट से माइनस करते, लेस डिविडेंड पेड कितना? 30 माइनस से कितना बचा? सर यहाँ पे कंप्लीशन का जो आपका वो तो करेंगे, रुक 2 मिनट वेट कर। 50,000 से माइनस 30,000 कर दिए, क्लियर? तो अब 90 और 20 में कितना डिफरेंस है? 70,000 हम साल भर में प्रॉफिट कमाए। 70,000 इस ईयर का कितना डिफरेंस है? 6 महीना। और इधर तो 1:1 रेशियो हो गया। 35 तो प्री एक्विजिशन मेरा हो गया 20 प्लस 35 55 और पोस्ट हो गया मेरा 35। अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आना चाहिए, ये बात बोले थे। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। 1/4 को मेरा ओपनिंग है, 31/3 मेरा क्लोजिंग है। 1/10 को हम क्या किए? शेयर परचेज किए थे। मेरे को सब में बोला है कि आपने डिविडेंड पेमेंट करें 13-14 का, तो 13 प्रॉफिट का प्रॉफिट से माइनस होगा क्या? इस साल के प्रॉफिट से माइनस होगा। 13-14 का प्रॉफिट अपना 50,000, उससे माइनस कर दिए 30,000, बचा कितना? 20 और 90 क्लोजिंग है। तो साल भर में हम कितना रुपया कमाए? 70। मैं ये कितना मंथ का डिफरेंस है? 6 मतलब 1:1 में बांट दिए 35। तो प्री क्या हो गया? दिस ये पोस्ट आपका, ये पोस्ट आ गया। अब दोनों का अपने जो प्री पोस्ट का जो एंट्री है वो करेंगे। प्री पोस्ट का एंट्री याद है ना? वो एंट्री हम यहाँ लिखें क्या डायरेक्ट पुट कर दें? नहीं, लिखना ठीक रहेगा। ये वाला डिविडेंड वाला ये मिटा दे क्या? खाली इसको लिख लीजिए एक बार, या इतना वर्किंग कॉपी कर लो, ठीक रहेगा। पहले प्री एक्विजिशन का एंट्री, ठीक, SPL to COA to MI। प्रॉफिट कितना है आपका? 55। तो 55 इंटू 75% और 55 इंटू 25% कितना आएगा? 41250 13750 और पोस्ट का एंट्री हो जाएगा SPL to HPL और 35,000 का 75% और 35 का, अब बोल, हो गया। अब इसको पोस्टिंग SPL में 2 COA 41250 2 MI 2 HPL और 2 MI अकाउंट टैली। यहाँ 2 हुआ तो यहाँ हो जाएगा बाई 41250 बाई SPL 13 और बाई SPL 26250 और अगेन बाई SPL 87। खाली कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कर ली अपने। अब अपने आते सुनिए, डिविडेंड रॉन्गली ट्रीटमेंट किया था, याद है? तो आइए, डिविडेंड अरे हाँ, ये मालूम तो रॉन्गली हुआ है कैसे?
क्योंकि आप शेयर परचेज की तो 110 को, माने डिविडेंड के ईयर से बाद में, डिविडेंड के ईयर के बाद में, तो वाला डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन हो गया, वो जाना चाहिए था सीओए में, बट इसको किसमें ट्रांसफर कर दिया अपने, डिविडेंड रॉन्गली ट्रांसफर टू एचपीएल। फिर से बोल दे रहे हैं, डिविडेंड लोग जो डाला है ट्रांसफर कर दिया वो लोग पीएल में, वो कौन से ईयर का था, 13-14 का, हम शेयर एक्वायर्ड किए थे 14-15 में, इसी रॉन्गली हुआ। उसका करेक्ट एंट्री याद है ना, लिखवाए थे भी, एचपीएल टू आपका इसमें डिविडेंड का अमाउंट तो निकाल ही रखे 30,000, याद है ना फॉर्मूला जो दिए थे, तो डिविडेंड 30,000 आया हुआ है, तो 30,000 का 75%, ये हो गया। एचपीएल में आ जाएगा आपका 2 COA और COA में आ जाएगा बाई एचपीएल, ये हो गया डिविडेंड का। अब सम्स ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है। डी नंबर देखो, द बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड वेयर ऑल इशूड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड विच द कंपनी गॉट डिस्काउंटेड। इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? बोला बिल्स पेबल जो एस के पास है, तो एस का कितना बिल्स पेबल, आइए देखते हैं अपने ट्रेड पेबल, उसका अमाउंट दिया और नीचे 40,000 मिला आप लोग को 40, ये 40 उसके लिए क्या होना चाहिए था, होल्डिंग कंपनी के लिए बीआर, तो होल्डिंग कंपनी के लिए बीआर नहीं है क्योंकि वो डिस्काउंट करवा चुका है, वो पूरा तो डिस्काउंट करा चुका, तो म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं होगा, मतलब ये एडजस्टमेंट यूजलेस हो गया। तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। वापस बता रहे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिल्स पेबल दिया हुआ है एक कंपनी में, दूसरे के लिए बीआर होना चाहिए था, अगर बीआर होता तो हम म्यूचुअल सेट ऑफ करते। आप देखिए खाली बिल्स पेबल है, बीआर नहीं है, दिख रहा है तो आप लोग को, इसलिए इसका म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं होगा, मतलब यूजलेस एडजस्टमेंट था, जस्ट टू कंफ्यूज। आप लोग क्या करें, पूरा बैलेंस शीट जब बन जाएगा नीचे फुट नोट में वहां पर दिखा दिए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 40,000 बोल के दिख दीजिए, खाली एक सेंटेंस लिखना हो, कोई काम नहीं है इसका, ठीक। और आगे ई नंबर, स्टॉक रिजर्व including inventory are goods to the value of 8,000 which were supplied by H limited at a profit of 33/1/3 on cost 1/4 on sale। तो इसका तो ये सिंपल हो गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक इक्वल्स टू 8,000 ना, 8,000 का 25% कितना हो गया 2,000, इसका एंट्री आ जाएगा HPL टू 2,000। अब क्या करेंगे, HPL में क्या लिख दें, अब हो गया है, बैलेंस कोई निकाला है इनका, कैपिटल रिजर्व आ रहा है 18750, कैपिटल रिजर्व 18750 और MI 87 और PL GR का हम बता दे रहे 1 लाख, कोई बताया MI का, सॉरी HPL का 141750 बाकी हो गया, बस अब खाली आप लोग को CBS बनाना है।